हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण कुमार सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आपके यूट्यूब चैनल टीचर्स कैंपस पे। जी हां, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सोशियो कल्चरल थ्योरी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पे आधारित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे। जिन लोगों ने अभी तक सोशियो कल्चरल थ्योरी का सिद्धांत नहीं देखा है वो एक बार जाके इस चैनल पे सोशियो कल्चरल थ्योरी देख सकते हैं। और पार्ट 1 यानी कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो सोशियो कल्चरल थ्योरी पे आधारित क्वेश्चन डिस्कस किया था उसको भी आप जाके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। आप क्वेश्चन का लेवल जानें या फिर क्वेश्चन देखिए कैसे आ रहे हैं, और इससे बहुत फ़ायदा होगा जो आगे आने वाले एग्जाम है सीटेट 2020 में, उसमें बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देखें, और जिन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी नहीं देखा है वो वहाँ जाके चैनल पे देख सकते हैं। आज मैं डिस्कस करूँगा पार्ट 1 पे, जहाँ मैंने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 10 पे, उसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो नंबर 11 पे अब चलते हैं। नंबर 11 का कहना है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं, मतलब किस सेंटेंस से सहमत होते हैं, किस ऑप्शन से सहमत होते हैं। पहला ऑप्शन, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। ऐसा चम्स्की महोदय कहीं बोलते ही नहीं हैं, तो ये गलत है। दूसरा, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। इन्होंने प्रयोग के बाद प्रयोगशाला कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं है। प्रयोग की बात और मनोवैज्ञानिक करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। दंड और पुरस्कार की बात कोहलबर्ग महोदय करते हैं, वाइगोत्स्की नहीं। समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया के साथ माध्यम से सीख सकते हैं। अब देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वही क्वेश्चन फिर यहाँ है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे आप पेपर 1 का दें या पेपर 2 का दें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कंसेप्ट वही है, बस क्वेश्चन घुमा फिरा के वहीं पे आके रुकता है। इसलिए एक बार कंसेप्ट पढ़ लें अच्छे से तो कोई भी क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन करते हैं। तो आंसर इज 4th। अगर किसी सवाल का एग्जैक्ट आंसर पता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं पता है उस सवाल का और ऑप्शन अगर आ रहे हैं तो बाय एलिमिनेशन मेथड आप उसको कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। बाय एलिमिनेशन भी बहुत काम आता है कभी कभी, जब आप उसे एग्जैक्ट उस क्वेश्चन का आंसर नहीं जान रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इनको जब आभास हो जाता है कि सहायता से क्या हो सकता है, जब ये सामंजस्य कर लेते हैं तब ये बच्चे के प्रति सोचते हैं क्या, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। मतलब बच्चा का जो वास्तविक स्तर है और जो संभावित स्तर है उसके क्रम को ये सुगम बनाते हैं, आसान बनाते हैं, इजी बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, हेल्प देके ना, तो आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, सहयोग देना और समीपस्थ विकास। 2 और 3 तो नहीं होगा, देख के ही लग रहा है। सहभागी अधिगम और सहयोगात्मक अधिगम ये होगा नहीं। तो 2, 1 और 4 में कंफ्यूजन होता है यहाँ पे बहुत सारा। आप टर्म पढ़े, सुगम बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, हेल्प देके ना, तो सहायता देना। अगर इसके जगह पे एस्केप फोल्डिंग होता तो भी सही था, पार होता तो भी सही था, ढांचा होता तो भी सही था, मचान होता तो भी सही था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या बोलता है। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। अकेले नहीं कर सकते थे, किसी मार्गदर्शक की उपस्थिति में ऐसा
कर सकती है, ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? वही बात हो गई, ये क्या करना चाह रही समझिए। आप किसी कार्य को करना चाह रहे हैं, कहीं पे अटक गए हैं, लेकिन लगता नहीं हो पाएगा, लेकिन किसी ने क्या किया, हेल्प किया, आप बढ़ गए। ये थ्योरी कहाँ पढ़े थे? जेएडपीटी में। तो जो हेल्प दिया था उसको क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग, सहारा देना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे पूछ रहा है इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? तो इस मार्गदर्शन मैंने कहा था, मैंने बताया था इसके फोल्डिंग के बारे में कि आप इसकी फोल्डिंग कौन देता है आपको? मोर इंटेलिजेंट पर्सन, मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, मोर नॉलेजेबल पर्सन, या फिर उस क्षेत्र में जो ज़्यादा हाईली स्किल्ड है। तो जहाँ जब भी मार्गदर्शन की बात आए तो क्या होगा? आपको वो हेल्प कर रहा है, सहारा दे रहा है, गाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? स्केप फोल्डिंग, यानी कि सहारा देना। तो राइट आंसर क्या होगा? नंबर 4। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या बोलता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? किस पहलू की उपेक्षा हो रही है? ध्यान देंगे। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से किस पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक और भाषाई। जब हम लोग वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पढ़े थे, उसमें क्या क्या आया था? भाषा आया था। भाषा है, ये आंसर होगा नहीं होगा? भाषा है आया था। उसने बोला क्या उपेक्षा की गई है, मतलब क्या नहीं है। तो भाषा, बिल्कुल वाइगोत्स्की महोदय भाषा के बहुत बड़े पक्षधर थे। सांस्कृतिक, कल्चरल उन्होंने कहा था, तो ये आंसर नहीं होगा। सामाजिक के बारे में, समाज के बारे में तो वो कहते ही हैं, तो ये भी क्या हो गया? कट गया। बचा कौन? जैविक। तो वाइगोत्स्की महोदय जैविक के बारे में बात नहीं करते हैं, इधर तीनों के बारे में बात करते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा के बारे में। तो वाइगोत्स्की महोदय तीन के बारे में बात करते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई। जैविक के बारे में बात नहीं करते हैं। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो कौन से पहलू की? जैविक की। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे 15 नंबर देखें। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? ये क्वेश्चन है हिंदी सितंबर 2014 का। ऊपर सीटीपी में आया सितंबर 2014 का क्वेश्चन, नीचे हिंदी में। लैंग्वेज और सीटीपी में क्वेश्चन आ ही रहे हैं, हम लोग बार बार देख रहे हैं। तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन देखें, भाषा कक्ष का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का या समाज का। तो अगर हम लोग भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका सर्वाधिक महत्व है, तो वाइगोत्स्की साहब क्या बोलते हैं? सोशल इंटरेक्शन, समाज के साथ अंतःक्रिया। तो किसका होगा? समाज का होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका अधिक महत्व है? तो समाज का है। बच्चा समाज में रह के ही क्या करता है? भाषा सीखता है। चॉम्स्की महोदय भी इस बात को बोल चुके हैं कि बच्चा का जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, वो बाहर से सिखाया नहीं जाता, वो अपने ही सीखते हैं। और वाइगोत्स्की महोदय बोलते हैं कि बच्चा समाज के साथ रह के भाषा सीखता है। तो इसका आंसर दोनों दृष्टि से देखें तो समाज ही आ रहा है। तो बिल्कुल सही है, कौन सा? समाज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक यानी कि सोशियो कल्चरल सिद्धांत पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो बिल्कुल आप लोग देखें ये बनता है कि नहीं। सक्रिय अनुकूलन, ये तो होगा नहीं, इसके बाद वाइगोत्स्की करते नहीं हैं। पारस्परिक शिक्षण देखते हैं आगे, इसमें पता नहीं है। संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, ये भी रखते हैं, आप लोग के मन में घूम रहा होगा। अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, ये भी नहीं होगा। जहाँ वाइगोत्स्की की बात आई तो पारस्परिक शिक्षण और संस्कृति पे हम लोग अटक जाते हैं। संस्कृति देखते हैं और हम लोग टिक मार देते हैं आंसर में, बट यहाँ देखना पड़ेगा कि संस्कृति के साथ निरपेक्ष शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब होता है न्यूट्रल।
तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि जो संस्कृति है वो न्यूट्रल या निरपेक्ष है। उन्होंने समाज संस्कृति को मुख्य आधार बताया बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। तो वो निरपेक्ष कैसे हो सकता है, बस गौर करेंगे। इसी तरह सीटेट में क्या होता है, हल्का सा एक ऐड कर देगा, उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। लेकिन हम लोग एक शब्द देखते हैं, जो शब्द देखते आ रहे हैं किसी कंसेप्ट में, बस उसको देखें और मार दिए आंसर। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा करना नहीं है, गलत हो जाएगा। संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा। यहाँ पे आंसर होगा पारस्परिक शिक्षण, क्योंकि वाइगोत्स्की महोदय बताते हैं कि एक आंतरिक दृष्टि से बच्चे क्या होते हैं, सीखते हैं, और जब वो समाज से इंटरेक्ट करता है तो उसके द्वारा सीखता है। तो दोनों में कहीं ना कहीं समाज और पर्सनल कहीं ना कहीं दोनों में इंटरेक्ट होता है, पारस्परिक रिलेशन बनता है, उससे फिर क्या होता है, उसका शिक्षण होता है, वो सीखता है। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तब जाके वो सीख पाता है, संज्ञानात्मक विकास उसमें हो पाता है। तो कहीं ना कहीं पारस्परिक शिक्षण चलता रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है कि 17। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों ने देखा। 16 के बाद अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 यानी कि 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखते हैं। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। क्वेश्चन को सुनेंगे। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है, यानी कि किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 कविता दोहराने की, कहानी सुनाने या सुनने, कार्यपत्रकों, या चौथा परस्पर अंतःक्रिया। फिर से घूम फिर के वही ऑप्शन, वही कंसेप्ट, वही सब चीज़। तो क्या हो जाएगा, परस्पर अंतःक्रिया। वो हमेशा परस्पर अंतःक्रिया की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा ना 16 नंबर क्वेश्चन में क्या था, सेम है सब चीज़, लगभग कंसेप्ट एक बार पढ़ा, आंसर आप देते जाएंगे। तो परस्पर अंतःक्रिया चौथा ऑप्शन हो जाएगा। कहानी की बात उन्होंने कही नहीं है, कविता दोहराने की बात कही नहीं है, कार्यपत्रकों की बात आया नहीं है। जब आप सोशल कल्चर थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे सोशल इंटरेक्शन की बात होगी। तो आंसर क्लियर है, 4 नंबर। कंसेप्ट एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से कहीं से भी, तो आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हाँ, थोड़ा ट्विस्ट जरूर होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत क्वेश्चन उसके एप्लीकेशन बेस्ड पे होते हैं। कुछ क्वेश्चन उसको थियोरेटिकल से डायरेक्ट आते हैं, कुछ क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, और एप्लीकेशन बेस्ड की संख्या अब धीरे धीरे सीटेट बहुत ज़्यादा कर रही है। तो आप कंसेप्ट पढ़ें, डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन उस पर आधारित थोड़ा सा ट्विस्ट करके इनडायरेक्ट वे में, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो उस इनडायरेक्ट वे में जो प्रेजेंट होता है क्वेश्चन, उसको भी आप समझ जाएंगे। ये तब समझेंगे जब कंसेप्ट पढ़ने के बाद आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, नंबर 18। अब हम लोग चलेंगे आज का अगला क्वेश्चन, जो कि नंबर 18 और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आज का अगला क्वेश्चन जो नंबर 18 है वो देखते हैं ये क्या है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। पहला ऑप्शन, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। वाइगोत्स्की हमेशा सहायता करने की बात कही है, सहायता ना करने की नहीं। तो यहाँ पे ना लग गया, इसका मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन गलत होगा, है कि नहीं। कभी बोले हैं वाइगोत्स्की साहब की सहायता नहीं करना? उन्होंने तो सहायता करने का सिद्धांत दिया है, तो उन्होंने हमेशा सहायता देने की बात कही है, ना कि सहायता ना देने की। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है। आप ही देख रहे होंगे कि कोई भी बुद्धि लब्धांक की बात सोशियो कल्चर थ्योरी में हुई ही नहीं है। बुद्धि के बारे में यहाँ पे कोई बात है ही नहीं इनसे रिलेटेड। तो ये ऑप्शन ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। 2 ऑप्शन हुआ और 2 ऑप्शन यहाँ देखते हैं। तीसरा ऑप्शन, सहयोगात्मक समस्या समाधान। जी ये होगा, पढ़ने से ही लग रहा है। उन्होंने सोशियो कल्चर थ्योरी में दिया था कि जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति किसी समस्या से ग्रस्त है,
वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्षमता है बढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन जब सहयोग मिलता है, हेल्प मिलता है, गाइडेंस मिलता है तो क्या होता है, उसका समाधान हो जाता है। तो यही आंसर सही होगा। ऐसे चौथा भी देख लेते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। इसके बारे में वाइगोत्स्की महोदय ने कुछ नहीं कहा है, दत्त कार्य देने के संबंध में कुछ है ही नहीं, तो इससे वाइगोत्स्की से संबंधित कुछ होगा नहीं। सबसे सटीक और सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज देखा कि जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था, सोशियो कल्चर थ्योरी, उस पर आधारित पेपर 1 के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे सबका डिस्कशन हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला करके कुल 18 क्वेश्चन यानी कि 18 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। इस 18 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि सोशियो कल्चरल थ्योरी से जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे शायद नहीं छूटेंगे। और अगर आप सोशियो कल्चरल थ्योरी जाके देखते हैं इस चैनल पे तो मुझे लगता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप थ्योरी देख लेते हैं और ये दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो मैंने प्रीवियस ईयर बेस्ड पे आधारित क्वेश्चन डिस्कस किया है वो अगर आप देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन आउट इससे आएगा। तो एक बार इसे ज़रूर देखें और देखने के बाद इसे समझ के सॉल्व करने का प्रयास करें। पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा इस टॉपिक से। इसी तरह से मैं अब टॉपिक लाता जाऊंगा और उस पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कस करता जाऊंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत प्यार नज़र आ रहा है कमेंट के थ्रू, मैसेज के थ्रू। तो मुझे लग रहा है कि नहीं, ये मैं अगर करता जाऊंगा तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा है। कमेंट भी आया था और कमेंट आ रहा है कि आप वीडियो लगातार डालें। मेरी प्रयास रहेगी कि मैं वीडियो लगातार डालूं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी तरह वीडियो देखते रहें और मैं इसके बाद जस्ट बहुत ही शानदार और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूं। जी हाँ, जिस तरह से ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा है उसी तरह मैं अगला वीडियो लाऊंगा जो बहुत ही बेनिफिशियल होगा और मार्क्स गेनिंग होगा। तो देखते रहें इसी तरह से इस चैनल को। और अगर आप लोगों को ये वीडियो और ये चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें जा कर के। और आप लोगों के जितने भी मित्र हैं, जितने भी संबंधी हैं, उन तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। तो इसी तरह आप लोग वीडियो देखते रहें, अपना कार्य करते रहें और जो तैयारी चल रही है उसको चलने दें। एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में नहीं सोचें, अगर होना होगा तो हो जाएगा या फिर जब होना होगा वो CBSE सोचेगी। आपका काम है सिर्फ तैयारी करना। तैयारी करते रहें, घर पे रह के अपने आप को सुरक्षित रखें और मन से एक बार तैयारी कर लेंगे तो आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे KBS हो, DSSB हो, NBS हो या फिर बिहार STT हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल होगा। कोई भी एग्जाम हो टीचिंग से रिलेटेड, कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में बेनिफिशियल होता है। CTET किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए मुख्य आधार होता है, ये बात को दिमाग में रखेंगे। अगर आपने CTET की प्रिपरेशन तैयारी बहुत अच्छे से कर ली तो आप किसी भी एग्जाम के लिए बहुत हद तक तैयार हैं। तो इसी वादे के साथ कि मैं अगले वीडियो में फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट और मार्क्स गेनिंग वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक आप लोग अच्छे से रहें, अपना कार्य करते रहें, पढ़ाई करते रहें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।